या जी। हाँ तो बेटा, कई बच्चे होली की छुट्टी में ही पूछ रहे थे कि सर एविडेंस एक्ट को प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयार करें, क्या क्या खास बात उसमें देखें। तो इसी विषय पे इतना ध्यान देना है कि क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात हम कर रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक आध हफ्ते बाद करेंगे। फिलहाल इंडियन एविडेंस एक्ट जैसा कि राजस्थान के एपीओ में आएगा, तो उसके लिए मेन चीज़ ये ध्यान देना है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट हैं, चैप्टर 11 हैं और सेक्शन 167 है। ये 3 चीज़ तो आप जानिए। अब इसके बाद देखना क्या है कि बेटा इस एक्ट को प्रीलिम्स के लिए हम 2 भागों में बताएंगे। पहला भाग आ गया, दूसरा भाग अगले दिन। तो इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत कोर्ट क्या है, और कोर्ट के साथ साथ वो देखना है कि फैक्ट इन इशू क्या है, रेलिवेंट फैक्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ यानी सेक्शन 4 यानी सेक्शन 3 और सेक्शन 4, इन दोनों को आपको देखना है। तो अब देखो बेटा, एविडेंस बहुत बार बड़ी बड़ी अदालतों के सामने एक डिस्प्यूटेड पॉइंट बना है कि एविडेंस पे क्या मतलब, क्यों बना। जैसे आप जानते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के पार्ट 3 में ये लिखा है कि नोबडी कैन बी कंपेयर्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी आदमी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। इस मामले को स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। इसी का डिफेंस लिया गया कि ये सर थाने में जो पुलिस अधिकारियों ने देवमन उपाध्याय से उनसे पूछताछ की, उसी के आधार पर रिकवरी की थी, वो अवैध है, क्योंकि वो सेक्शन 27 वायलेट कर रहा है आर्टिकल 20 के क्लास 3 को। वहां भी एक प्रश्न आया कि आखिर वहां क्या लिखा है, एविडेंस क्या है। देखो बेटा, एक हम पहले भी आप लोगों को बताते रहे कि एविडेंस को सीधे से एक चीज समझो, एविडेंस इज एन स्टेटमेंट व्हिच इज गिवन बिफोर द कोर्ट अपॉन ओथ। जो साक्ष्य है एक ऐसा अभिकथन है कि जिसे न्यायालय में शपथ पर दिया जाता है न्यायालय में, लेकिन शपथ पर दिया जाता है। वहाँ इसी मामले में कटा वो आर्गुमेंट कि वो जो देवमन जी ने बताया था कि हमने गणासे से सुखदेव को मार डाला है और वो गणास हमने तालाब में छिपा रखा है, आप चलिए हम आपको दें, तो वो एविडेंस नहीं था, क्योंकि ना तो वो अदालत में दिया गया था, ना वो शपथ के आधार पर दिया गया था। तो इसलिए एविडेंस क्या है सही रूप में जानना जरूरी है। एविडेंस अगर देखा जाए तो 2 ही पार्ट है, एक ओरल एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसी के अंतर्गत सारे चीजें आ गए। जैसे आप कहते हैं कि साहब डायरेक्ट एविडेंस है,
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, या ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट आखिर जो ओपिनियन देगा वो लिखित में देगा ना, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। कन्फेशन है, उसमें आदमी जो मुल्जिम है वो जिस किसी से कन्फेस करेगा वह आदमी विटनेस होगा। तो वो डायरेक्ट विटनेस तो नहीं है, लेकिन उससे मुल्जिम ने ये बात बताई थी, इस बात का वो सबूत देगा, तो वो तो ओरल एविडेंस हुआ। हियर से एविडेंस का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी लिया जाता है, वो ओरल एविडेंस, वो भी सुनी सुनाई साक्ष्य है, वो मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत आता है। एक्सपर्ट एविडेंस वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, क्योंकि एक्सपर्ट जो बताता है वो सब लिखा पढ़ी में बताता है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स में ही बताएगा, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंतर्गत आएगा। इसके बाद बेटा फिर मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, सेक्शन 4। मे प्रिज्यूम, क्योंकि सेक्शन 3 में आपने देख लिया कोर्ट क्या है, फैक्ट क्या है, फैक्ट एंड इशू क्या है, रेलिवेंट फैक्ट क्या है, और सेक्शन 4 में आप देखेंगे मे प्रिज्यूम, यानी उपधारणा कर सकेगा कौन, न्यायालय। फिर साइल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा, और कंक्लूसिव प्रूफ, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत, जिसका उदाहरण आईपीसी का सेक्शन 82 है। अगर कोई 7 वर्ष का बच्चा है कम का और वो कोई अपराध करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो किसी भी अपराध के लिए दायी नहीं होगा। इसको बेटा दिमाग में ऐसे रखें कि अगर कंक्लूसिव प्रूफ के 2 पार्ट होते हैं, अगर पहला वाला पार्ट प्रूव है तो फिर दूसरा अपने आप मान लिया जाएगा। जैसे अगर कोई 6.5 साल का बच्चा कोई मर्डर कर देता है, तो अगर ये साबित हो गया वो 6.5 साल का है, तब चाहे मर्डर करे, जो इच्छा वो करे, कोई महत्व नहीं रखता। तो उसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 112 112, जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ वाले चैप्टर में है, और वहाँ आप ये देखेंगे कि अगर किसी की शादी हो रखी है, शादी के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उस कपल के, ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि उसके फादर वही दूल्हा हो। ये 112 में कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में दिया गया। और इसके बाद कंक्लूसिव प्रूफ के बाद जो और इधर जो और चीज देखना है, अब सेक्शन 5 बहुत इम्पोर्टेंट है। सेक्शन नंबर 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक ही चीज कह रहा है, और वो कह रहा है कि हम अदालत में जो साक्ष्य देंगे, एविडेंस जो भी हम देंगे, वो either it would be either नहीं, it would be fact and issue and relevant fact। तो अब एक समस्या पैदा होती है। आप देखते होंगे अदालतों में जहाँ कोई क्रॉस एग्जामिनेशन कोई इतर सवाल पूछता है तो वकील साहब चिल्लाने लगते हैं या प्रोसिक्यूटर चिल्लाएगा कि नहीं सर ऑब्जेक्शन ये वो, क्योंकि वो ना तो फैक्ट इशू है और न रेलेवेंट फैक्ट। तो धारा 5 को तो बोलना ही नहीं। फिर धारा 6 से शुरू हो जाता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, और वो ये है अब यहाँ से लेके 55 तक रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बताया। सेक्शन 6 क्या है? रेस जेस्टिक का सिद्धांत इंडियन एविडेंस एक्ट में
सिद्धांत रजिस्ट्री का एक ही समव्यवहार में की गई जितनी चीजें हैं वो रेलिवेंट। ये बेटा ब्रिटिश सदा से आया है। इस सिद्धांत को हमारे यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 6 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कुछ केसों पे। वो केस कौन से? ब्रिटिश लॉ का एक केस है लटन वर्सेस क्वीन, एक है आर वर्सेस फास्टर, एक है आर वर्सेस क्रिस्टाई। हाँ नहीं, और इंडियन लॉ में कौन सा केस है सुप्रीम कोर्ट का? R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस को दिमाग में इसलिए रखना जरूरी है कि कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि ये केस किस टॉपिक से या किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो ये भी हमें जानना चाहिए। सेक्शन 7 में क्या क्या है? कॉज है, ओकेजन है एंड इफेक्ट। ये क्या है कि किसी भी चीज के, किसी भी फैक्ट के जो काज होंगे, जो ओकेजन कैसे मौका मिला और इसका जो इफेक्ट हुआ, ये रेलिवेंट फैक्ट होगा। तो इसी से आईओ साहब एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इसी पे प्रोसिक्यूटर गवाही देगा और डिफेंस इसी पे क्रॉस करेगा। कॉज, ओकेजन एंड इफेक्ट। इसमें ये 3 शब्द याद करने और इस पर केस कौन सा है? आर वर्सेस रिचर्डसन। बहुत पुराना केस है ब्रिटिश लॉ का, बताते हैं 1784 का। ये ध्यान रखना। फिर आपको ध्यान देना सेक्शन 8 मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट एंड कंडक्ट। मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। कंडक्ट के भी 2 पार्ट हैं, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। बिफोर द कमीशन ऑफ क्राइम जो कंडक्ट हो, उसी में लिखा है प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट, और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इस पर एक मुकदमा जरूर ध्यान दीजिएगा, स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय। ये क्योंकि उस केस में आपको ध्यान होगा, सुखदेव को उसने कई बार धमकी दी। पहले कहा नहीं मानी, धमकी दी को खेत लिख दे उसके नाम, लेकिन जब नहीं मानी तो उसने 2 थप्पड़ भी मारा उसे शाम को, और रात में उसे कहा जाता है कि काट डाल। तो वो धमकी देना, 2 थप्पड़ मारना प्रीवियस कंडक्ट है, बाद में उसका कत्ल कर दिया जाना वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मोटिव जमीन थी, मोटिव था जमीन प्राप्त करना। प्रिपरेशन है गणासा मांगना। किससे मांगा था? महेश से मांगा। इसके बाद बेटा सेक्शन 9 भी आपको जानना जरूरी है। एविडेंस एक्ट में प्रीलिम्स के लिए कोई सेक्शन छोड़ नहीं सकते। सर अच्छा, जैसे 4-5 दोस्त हैं, देखो क्वेश्चन मत करो अच्छा इस समय, क्योंकि कम समय में ज्यादा चीज बताना है। टॉपिक चल रहा है हाउ टू प्रिपेयर एविडेंस फॉर प्रीलिम्स, तो इसलिए बेटा था इसको 3 पार्ट में हम बना देंगे। आज पहला पार्ट। तो सेक्शन नंबर 9 में क्या है, इसको ध्यान रखना कि ये नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स। ऐसे भी कुछ फैक्ट हैं जो रेलेवेंट हैं, उनको लेकर नेसेसरी टू एक्सप्लेन, उनका स्पष्ट किया जाना बहुत जरूरी है। जैसे क्या है, मान लीजिए बेटा ये कार्रवाई शिनाख्त इसी में आता है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज एंड गुड्स। इसमें होता क्या है, फर्ज कीजिए 2 औरतें जा रही थी सब्जी लेने, रिक्शे पे बैठ के आ रही थी, एक बाइक से 2 लड़के आए और पीछे वाले ने झपट्टा मार उसे चैन छीन ली। अब वो नाम तो लिखा नहीं रहेगा नेम प्लेट, लेकिन वो सकल सूरत देख लेगी, तो अज्ञात में मुकदमा दिखाया जाता है। उसी तरह रात में इसे डकैती पड़ी तो बेटा अज्ञात में मुकदमा दिखाया जाता है। तो अगर कोई मुलजिम संदेह जिसके ऊपर होता है, अगर गिरफ्तार हो जाता है तो उसकी शिनाख्त कराई जाती है।
वो रेलिवेंट किस सेक्शन में होगा? 9। तो इसके बाद सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 में बेटा क्या है? Things said or done to हाँ, commit थिंग्स said or done by conspirator in reference to common design. ये बेटा सेक्शन नंबर 10 जो है ये रिलेटेड है सेक्शन नंबर 120 और 120A IPC से, ये ध्यान रखना। ये हमेशा कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आप जानते हो डेफिनेशन कि कोई अनलॉफुल काम करने के लिए लॉफुल काम करे लेकिन अनलॉफुल तरीके से करे तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। उसको साबित करने के लिए रेलेवेंट फैक्ट क्या है? कॉन्स्पिरेटर ने जो कुछ किया या जो कुछ कहा वो रेलेवेंट। केआर सिंह बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 का केस है, इंदिरा गांधी मर्डर केस का मामला है। उसमें आप देखिए कि वो जाता था हर इतवार को गुरुद्वारे में और लोगों को अरेस्ट करता था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार करा दिया मैम ने, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस समय की श्रीमती गांधी ने। जूते पहन के सैनिक घुसे, मारा उसके अंदर स्वर्ण मंदिर के। और हम लोग इतने कायर हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह को देखे और सिखों के बलिदान को याद करिए। फिर उसका एक फर्क ये पड़ा कि सतवंत सिंह और बैनन सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को मैडम को मार दिया। तो उनको दोनों को फांसी हुई, लेकिन केहर सिंह को भी फांसी हुई। इनका रोल बस वही था, कुछ नहीं। दूसरा मुकदमा ध्यान ले जाइए, मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्पायर 1940 का केस है प्रिवी काउंसिल का। इसमें क्या था? इसमें कहने वाली बात है। कहने वाले में क्या हुआ था? ये उस लेडी का क्या नाम था बेटा? मेहर तेजा ने एक लेटर लिखा था। किसको? मिर्जा अकबर। मिर्जा अकबर। मैं दिल की गहराइयों से तुम्हें चाहती हूँ। मैं रुपए की व्यवस्था कर रही हूँ और तुम शूटर की व्यवस्था करो। जवाब दिया मिर्जा अकबर ने, तुम्हारे श्वेत स्तनों और गुलाबी ऊँटों के लिए मैं बेकरार हूँ। तुम पैसे की व्यवस्था करो, मैं शूटर की व्यवस्था कर रहा हूँ। यही 2 लेटर पकड़ लिए गए। ऐसी वजह से फांसी। डेट फॉर सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 11 में क्या है? अब तक प्ली ऑफ एलिबाई उसका एक उदाहरण है। कोई भी फैक्ट not otherwise relevant when becomes relevant। सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबाई बेटा उसका एक उदाहरण है। और उदाहरण में क्या है कि इसमें ये देखा जाता है कि जिस समय घटना हुई अगर वो मुल्जिम घटना स्थल पर पकड़ा नहीं गया है, वो यही प्ली लेता है हम तो घटना से थे ही बहुत दूर। एक चीज ध्यान देना, धारा 11 में जो डिफेंस है ये दुधारी तलवार है। ये या तो आपको बचा ले जाएगी या तो फंसा देगी उल्टा। तो ये सेक्शन 11 अब तक तो नहीं था रेलेवेंट, लेकिन अब रेलेवेंट। ये कैसे बेटा? मान लीजिए कोई कहता है कि जिस समय यहाँ ये एक्सीडेंट ये मर्डर हुआ है उसके एक दिन पहले से लेकर एक दिन बाद तक हम मद्रास में थे और आई हॉस्पिटल में एक अपने भतीजे दिखाने गए। अब वो आईओ वहां तक जाएगा और वहाँ एविडेंस कलेक्ट करेगा गए भी कि नहीं गए, कैसे आए, कहाँ रुके इत्यादि इत्यादि। वो रेलेवेंट हो गए। इसके बाद फिर इधर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, लेकिन 17 से जरूर 16 पे आ जाइए। नहीं 14 में क्या कह रहा? 14 Fact showing existence of state of mind or of body or bodily feeling। देखो बेटा इसमें मेन क्या है, जितने भी मेंटल एलिमेंट हैं वो इसी में। अब वो रेलेवेंट है, ये धारा उनको रेलेवेंट बना रही है। स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुडविल। ये सब गुडविल है। गुडविल का फर्क कहाँ पड़ता है? सिविल केस में, कंपनियों में, फार्मों में, दुकानों में, या ये सब
खोया की दुकान में, दूध की दुकान में, मिठाई की दुकान में, इत्यादि इत्यादि, वहाँ गुडविल का असर पड़ता है। गुड फेथ का असर हर जगह पड़ता है, चाहे वो सिविल का हो चाहे वो क्रिमिनल का। तो उसी तरह इंटेंशन, क्रिमिनल वही गिल्टी इंटेंशन हो जाता है। सिविल में भी आशय देखा जाता है कि इनका आशय क्या था। अगर किसी की जमीन तो कोई मड़ई 1 महीने के लिए बनाने दिया है और उसके बाद वो हटा ही नहीं रहा है, तो आशय क्या शो कर रहा है, मोटिव क्या शो कर रहा है। तो ये जितने मेंटल एलिमेंट है, गुड फेथ है, इंटेंशन है, इलविल है, रेकलेसनेस है, नेग्लिजेंस है, जैसे 279 में नेग्लिजेंस है, 304 AIPC में नेग्लिजेंस है। तो ये रहा सेक्शन नंबर 14। 15 में क्या है? निकाल लो। एक्सीडेंट। Facts bearing on question whether act was accidental or intentional. अब ये फैक्ट इंटेंशनल था या एक्सीडेंट, ये बहुत अहम भूमिका है, खासतौर से क्रिमिनल केसेस में। आप जानते बेटा, एविडेंस एक्ट दोनों जगहों काम आता है, ये सिविल में भी और क्रिमिनल में। और 16 में एक गलत चीज कही गई, अगर एक ही प्रोसेस से कई चीजें डिलीवर हुई हैं तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि डिलीवर आपको हुई थी, नहीं मिला ही बात अलग। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन का लेटर है, अगर एक डेट में लखनऊ के सारे कॉल लेटरों को डिस्पैच किया गया तो आपको नहीं मिला, ये बात अलग है, लेकिन हुआ हो। 17 से एडमिशन। अब ध्यान देना बेटा कि 17 to 31 ये एडमिशन एंड कन्फेशन है। एडमिशन का ही पार्ट है कन्फेशन, यानी एडमिशन एक पूरा ब्रैंच है और कन्फेशन उसके कोई ब्रांच है, उसकी कोई शाखा। तो फिलहाल आज इस पार्ट में यहीं तक। अब जब अगला पार्ट आएगा तो हम लोग आगे बात करेंगे। बंद करो।